गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? तो मैं आज फिर से आप सभी के सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ और इस वीडियो में हम कवर करेंगे टेंस। जो टेंस है वो कितने होते हैं और टेंस के पार्ट कितने हैं, तो जितने भी सारे पार्ट हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप कहीं मत जाइएगा, ठीक है? तो चलिए बिना देरी करते हुए हम देखते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। टेंस का मतलब होता है काल। तो टेंस का मतलब होता है काल, और ये हमारी जो टेंस होती है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की। तो पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल, और दूसरा है पास्ट टेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में भूतकाल, एंड तीसरा है फ्यूचर टेंस जिसको बोलते हैं भविष्यकाल। इसका मतलब वर्तमान काल में का मतलब होता है जो इस समय हम चल रहा है, मतलब हम जो कर रहे हैं, आप सबको हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है? वर्तमान काल। भूतकाल जो हमारा बीत चुका है, अर्थात हम जो इसके पहले वीडियो डाल चुके हैं वो हमारा क्या है? भूतकाल। और ये फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्यकाल, अर्थात इसका मतलब जो आने वाला है या जो कल होगा, हम सबको नहीं मालूम। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए हैं। और सबसे पहले आप चलते हैं हम अपने पहले टेंस की ओर, जो कि है हमारा प्रेजेंट टेंस। तो इसको चलते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं, हो मत। तो चलिए पहला देखते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इसका पहचान है, ऐसे वाक्य के अंत में है, हूँ, हो या हैं इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है? और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होता है बच्चों? इज, एम, आर। ये कहोगे नई चीज़ है? नई चीज़ नहीं है बच्चों, वही चीज़ है, आप सबको लग रही है नई चीज़। तो देखिए हमारा है इसका सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया का अंग्रेजी होता है हेल्पिंग वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया और हेल्पिंग का मतलब होता है सहायक, ठीक है? तो जैसे एक उदाहरण हम देखते हैं, मैं एक पटवारी हूँ, मैं एक पटवारी हूँ, और दूसरा उदाहरण है तुम एक छात्र हो, तुम एक छात्र हो, ठीक है? तो ये सब हमारे किसके उदाहरण हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो इसको डिटेल में और जानते हैं, इसको डिटेल में जानते हैं फिर से हम। अब पॉज करिए, अब लिखेंगे तब ना। तो हम प्रेजेंट टेंस को विस्तृत में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं इस हेल्पिंग वर्ब, जो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वो किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं और किसके साथ नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है बच्चों? इज, एम, आर। कितने होते हैं? केवल 3 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, और कौन कौन सी? इज, एम, आर, ठीक है? तो तीनों का हम प्रयोग अलग अलग जगह होता है, तो उसको देखते हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है? तो इज का प्रयोग हम एक वचन कर्ता के साथ या किसी नाउन या कोई नाम के साथ, वो नाउन तो वही हो गया, नाम ही, एक वचन कर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं। किसका बच्चों? इज का, ठीक है? और सेकंड है एम। तो एम ये केवल आई के साथ प्रयोग होता है, इसका केवल हम आई के साथ प्रयोग करते हैं, ठीक है? जैसे आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए स्टूडेंट। तो आई एक क्या है? प्रॉपर, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो रिजर्व है। तो आई जहां आएगा वहां पे प्रेजेंट टेंस में एम जरूर आएगा बच्चों, ठीक है? तो ये विशेष ध्यान देना। इसके बाद है जो हेल्पिंग वर्ब आता है नेक्स्ट हमारा आर है। आर किस में आता है बच्चों? बहुवचन कर्ता के साथ या किसी समूह के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई एक से अधिक लोग हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि वहाँ एक से बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसको बोलते हैं हम बहुवचन, ठीक है? या कोई समूह हो, जैसे समूह में 1-2 लोग तो रहते नहीं हैं, उसमें कई लोग रहते हैं, जैसे कि 4, 5, 10, 20 कुछ भी हो, तो वो हमेशा क्या है, किस में आते हैं बच्चों? बहुवचन है, ठीक है? बहुवचन में। तो बहुवचन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूरल नंबर, प्लूरल, और एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर, ठीक है? तो इसको अंग्रेजी में ऐसे बोलते हैं, तो आप लोग भी विशेष ध्यान दीजिएगा इसके स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है? तो एक वचन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर और बहुवचन को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है? तो आप लोग ने
जाना कि इज किसके के साथ प्रयोग कर सकते हैं, एम किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं और आर किसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम एक उदाहरण से इसको और ज़्यादा समझते हैं कि ये कैसे इसका टेंस जो है कैसे अनुवाद करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों हम उदाहरण से देखते हैं कि इसका कैसे इसका अनुवाद करते हैं। ठीक है, तो मैं एक पटवारी हूँ, ये हमारा आई का प्रयोग हुआ, इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई है। वह एक छात्र है, इसमें सब्जेक्ट हमारा वह है, यानी कि एक वचन। तुम एक नायक हो, इसमें सब्जेक्ट हमारा तुम है और ये किस में आएगा, बहुवचन में। ठीक है, तो ये बहुवचन में आएगा और सभी का बहुवचन और एक वचन और आई का जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आप सभी तो जान चुके हैं कि आई के साथ क्या प्रयोग होगा, यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे और एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग होगा। ठीक है, तो हम अब इसका देखते हैं कि इसको कैसे, तो हम इसका देखते हैं कि इसका कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। बनाने के नियम में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, इज, एम, आर में से कोई एक, प्लस हम अगर कोई उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा है बनाने का फॉर्मेट, इसी के हिसाब से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है कि एक वचन, तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि वह एक छात्र है। तो वह कैसा है बच्चों, ये कैसा नंबर है, ये सिंगुलर है। ठीक है, कि वह एक छात्र है, वह केवल अकेला है, न कि इसमें बहुत लोग हैं। ठीक है, और जैसे कि तुम एक नायक हो, तो तुम एक नायक हो, तुम में बच्चों एक से या दो लोग आ सकते हैं या तीन लोग आ सकते हैं, तो ये तुम किस क्या है, तुम हमारा बहुवचन में आएगा। तो ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए हम इस नियम को जरूर फॉलो करेंगे, इसको जरूर फॉलो करेंगे। अगर इसको नहीं फॉलो करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा ट्रांसलेशन। तो चलिए हम इसको फॉलो करके बनाते हैं इसको। तो मैं एक पटवारी हूँ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट पहचानते हैं कौन है, तुम आई एक क्या है होता है सब्जेक्ट, तो मैं एक सब्जेक्ट है, तो इस मैं क्या है माने आई माने मैं, तो आई का हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर आएगा। तो आई के साथ बात बच्चों जानते हो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, तो आई के साथ केवल एम आता है, तो आई, एम। अब उसके बाद मैं एक, इज, एम, आर हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, एक है, तो काय माने एक, अ माने एक, आई, एम, अ पटवारी, तो पटवारी का स्पेलिंग होता है लेजर, तो आई एम अ लेजर। ठीक है बच्चों, तो इसका जो भी ट्रांसलेशन है वो पूरा हो गया। कैसे, आई एम अ लेजर, मैं एक पटवारी हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे आई, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब लगाएं एम, उसके बाद इसका स्पेलिंग लिखें, सॉरी मीनिंग लिखें, उसके बाद अब पटवारी का है मैंने लेजर माने पटवारी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए दूसरा उदाहरण देखते हैं, वह एक छात्र है। ठीक है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है, वह है, तो ही माने वह होता है, आप सबको पता है बच्चों, तो ही। उसके बाद अब सब्जेक्ट लिख चुके हैं, अब इसके बाद कौन आएगा, ही के साथ। ही कैसा है, एक वचन एक बहुवचन, तो ये हमारा एक वचन में आता है, तो एक वचन के साथ हमारा इज आएगा, तो ही इज। फिर अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है एक छात्र, तो अ छात्र का है माने स्टूडेंट, तो ही इज अ स्टूडेंट। समझ में आया। इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद इसके हिसाब से इज लगाएं, ये हमारा एक वचन है। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा ये है, एक है, अब छात्र, एक छात्र, तो हमारा ये ऐसे ही बनता है ट्रांसलेशन। बहुत सरल है, आप सबको समझ में आता होगा। हम
इस नियम को जरूर फॉलो करेंगे, कोई भी टेंस हो, चाहे हमारा प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, हम इस नियम को जरूर देखेंगे। इस नियम से अगर हम करते हैं तो हमारा टेंस का जो गलती होता है वो 0% चांस होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं तीसरा, तुम एक नायक हो। तो इसमें सब्जेक्ट पहचानेंगे, तुम है, तो काय माने तुम बच्चों, यू माने तुम। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद अब फिर ये बहुवचन में आता है तो बहुवचन के साथ क्या आएगा, आर। तो यू आर, अब ये ऑब्जेक्ट आया अ, तो नायक क्या है माने इंग्लिश में, तो हीरो माने नायक, ठीक है। तो यू आर अ हीरो, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम उसी ऊपर के भांति हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखे, उसके बाद अब एक ऑब्जेक्ट लगाएं, तो यू आर अ हीरो। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये नियम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से हम बता देते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले देखिए हम एक रूल लिखे हैं। रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम तीन, हमारा प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो तीन होती है। कौन कौन सा, इज, एम और आर, ठीक है। तो इज का प्रयोग भी बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, एम का भी प्रयोग बताएं और आर का भी प्रयोग बताएं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद प्लस इज, एम, आर, तो तीनों का प्रयोग हम बता चुके हैं कि कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड आएगा। समझ में आया? तो ये नियम को हम जरूर फॉलो करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले पढ़ें, मैं एक पटवारी हूँ। तो इसमें सबसे पहले कोई भी वाक्य है उसमें उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन होता है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट अगर आप पहचान लिए तो आप ट्रांसलेशन करना सीख गए हैं, समझ लिए। तो मैं एक पटवारी हूँ, तो इसका सब्जेक्ट हमारा आई है, तो आई मैं है, तो मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखें और आई के साथ हमने अभी आपको पीछे वीडियो में बताए हैं कि आई के साथ एम लगता है, तो एम लगाए हैं, आई एम अ लेजर, ठीक है। तो अ लेजर का मतलब होता है एक पटवारी, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये आपको जो ट्रांसलेशन हमने सिखाया है ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रक्रिया की ओर, जो कि है वो कुछ यही रहेगा, बस उसका कुछ फॉर्मेट चेंज रहेगा। जैसे कि इसमें सब्जेक्ट और इजाम आर आ रहा है, तो अब हम सब्जेक्ट पहले न लिख के कुछ और लिखते हैं। तो ये हमारा, अगर ये जो आपको नियम बताए हैं वे हमारा अफर्मेटिव के लिए था, ठीक है। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य, ठीक है बच्चों। अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। अब हम देखते हैं इसका नेगेटिव वर्ड, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या रहेगा बच्चों, उसका बनाने का नियम में देखते हैं कि उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, नेगेटिव का। तो अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, इस मतलब कि वाक्य हमारा जब नकारात्मक है तो कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम वही फॉर्मेट हमारा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए है बच्चों, नेगेटिव वर्ड के लिए, ठीक है। जैसे वाक्य हमारा नेगेटिव रहेगा तब कैसे बनाते हैं। तो यही इसी उदाहरण को हम फिर से एक बार देख लेते हैं कि मैं एक पटवारी हूँ। तो अब इसको निगेटिव बनाते हैं। चलिए सबको बना लेते हैं एक बार फिर से कि मैं एक पटवारी नहीं हूँ, ठीक है। ये हमारा निगेटिव वर्ड है। जैसे वह एक छात्रा नहीं है, तुम एक छात्र नहीं हो। तो इसमें आप सब देख रहे हो कि मैं एक पटवारी नहीं हूं, तो नहीं का बोध हो रहा है, ठीक है। तो जिस वाक्य में नहीं का बोध हो तो उसको हम बोलते हैं
नेगेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं बच्चों? नेगेटिव। नेगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक। ऐसे वाक्यों से जिसमें हम नकारात्मक का बोध हो, उसी वाक्य को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य। तो इसका कैसे बनाते हैं, हम यहाँ पे आपको फॉर्मेट लिख चुके हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा पिछले की भांति ही रहेगा। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, आई। अब उसके बाद आई के साथ अब जानते हो कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? एम आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए आई एम। अब उसके बाद आप लिखिए नॉट आएगा, तो नॉट लगाइए, आई एम नॉट। अब जानते हो ऑब्जेक्ट ऑफ अदर, तो आई एम नॉट अ पटवारी, अ लेजर। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं? कि जैसे मैं एक पटवारी नहीं हूं, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखे आई, उसके बाद हम आई के साथ जानते हैं कि किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो एम लिख दिए। उसके बाद हम लिखे हैं यहाँ पे नॉट, तो उसके बाद जस्ट क्या लगाएंगे? नॉट। फिर उसके बाद अ का लिखेंगे स्पेलिंग अ एंड पटवारी लेजर। ठीक है, तो अब चलिए फिर देखते हैं। वह एक छात्रा नहीं है, तो इसमें भी नहीं का बोध हुआ है, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को पहचानेंगे। तो वह एक छात्रा नहीं है, तो बच्चों छात्रा एक गर्ल होती है। ठीक है, गर्ल को छात्रा बोलते हैं और छात्र को हम बॉयज बोलते हैं। ठीक है, तो ये छात्रा है, तो यानी कि वह काय माने सी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारा क्लियर हुआ सी। तो सी एक कैसी है? एक वचन एक बहुवचन। तो एक क्या है हमारा? एक वचन है। तो एक वचन के साथ आप जानते हो किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं हम? इज का। तो सी के बाद इज लगेगा, उसके बाद अब जस्ट क्या लगाएंगे? नॉट। सी इज नॉट, फिर एक छात्रा, तो अ स्टूडेंट। समझ गए बच्चों? फिर से एक बार देखते हैं। वह एक छात्रा नहीं है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे। सब्जेक्ट हमारा वह है, तो सी लिख दिए। उसके बाद हम इसके हिसाब से चलेंगे। इज, तो सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो इज लगा दिए। उसके बाद जस्ट उसके बाद नॉट है, तो नॉट लगाए। उसके बाद एक छात्रा, तो अ स्टूडेंट। बहुत सरल है बच्चों, अगर आप लोग करेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं। तुम एक छात्र नहीं हो, तो तुम जानते हो कि बच्चों इसमें सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट पहचान होता है। कोई भी वाक्य है, ट्रांसलेशन आप जब करने लगो, तो कोई भी वाक्य है, तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं? सब्जेक्ट को पहचानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। अगर एक वचन है कि बहुवचन है कि क्या है या समूह है, तो हम इसी से क्लियर कर लेते हैं। आधा हमारा जो 50% होता है ट्रांसलेशन, वो सब्जेक्ट ही क्लियर कर देता है बच्चों। ठीक है, बाकी का काम जो अदर वर्ड है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो सब करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट हमारा कौन है। तो सब्जेक्ट हमारा दिख रहा है कि तुम है, सॉरी, तो सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू माने तुम होता है अंग्रेजी में। अब यू के साथ अब जानते हो कि हम ये सब्जेक्ट लिखे, अब यू के बाद कौन आएगा? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जानते हो कौन सा आएगा? तो यू के साथ आर आएगा। ठीक है, यू आर। अब उसके बाद आर के बाद जस्ट क्या आएगा? नॉट। बिना देखे आंखी मूंदे आप लगा सकते हो नॉट, क्योंकि हम यहाँ पे आपको, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के। ठीक है, तो यू आर नॉट, फिर एक छात्र, अ स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आता। अगर आता है तो जरूर एक लाइक दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट बोलिएगा। ठीक है, तो ये सब जितने भी आज हम रूल पढ़ाए हैं, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि एक हमारा जो एक मेहनत होता है और आपका एक जो कमेंट होता है वो बहुत ही मायने रखता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो की तो चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं कि इसका जो प्रेजेंट टेंस में नेक्स्ट रूल है वो क्या है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी हम देखे हैं दो वाक्य, एक अफर्मेटिव का और एक नेगेटिव का। अब बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव का अगर वाक्य आ जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, जैसे उदाहरण में जैसे मान लीजिए, क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है,
क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, ये हमारा कैसा वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि ऐसा वाक्य जिससे हमको पढ़ने के बाद हमारे मन में प्रश्न उठे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इस वाक्य को पढ़ने से आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या मैं वास्तव में एक स्टूडेंट हूँ कि या फिर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, जो भी है व्हाटएवर है। तो ऐसे वाक्य को पढ़ने के बाद मन में कुछ प्रश्न उठ जाए तो ऐसे ही वाक्य को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, और अंग्रेजी में बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आ जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हम इज एम आर से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, तो इज से इज लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट में हमारा मैं आया है तो एम से स्टार्ट करेंगे। अगर सब्जेक्ट में यू आया है या हम लोग बहुवचन वाली क्रिया आई है तो आर लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब ये तीनों में से कोई एक लगेगा, तीनों नहीं लगेगा एक साथ। ठीक है, कोई एक लगाने के बाद उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वाक्य को बनाने के लिए यहाँ से देखेंगे कि इज एम आर। तो अभी को हम बताए हैं कि इज किसके साथ प्रयोग करते हैं, एम का किसके साथ प्रयोग होता है और आर का प्रयोग किसके साथ होता है। तो यहाँ पे क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसमें भी वही बच्चों आपको करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पहचानना है। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या पहचानना आपको, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा मैं है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आई है। समझ में आया? तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आई सब्जेक्ट आया तो एम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? एम, अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई, एम आई। उसके बाद अब एक विद्यार्थी हूँ, एम आई अ स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे इंट्रोगेशन मार्क। ठीक है, देखिए अगर कोई बच्चा दे देता है फुल स्टॉप तो आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है और ये जहाँ भी सेंटेंस खत्म होता है उसके लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो एम आई अ स्टूडेंट, इसका कैसे बना, इसके हिसाब से चलेंगे बच्चों। हम यहाँ पे जो भी लिखे हैं ये कुछ नहीं लिख पाए, मान लीजिए कुछ नहीं है, हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट आई आया है तो आई के साथ केवल ये लगाएंगे एम, तो हम एम लगाएं। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैं है, तो सब्जेक्ट लिख दिए हैं आई। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा यही है, एक विद्यार्थी, तो अ स्टूडेंट, एम आई अ स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं कि अगर ये ना समझ में आए तो एक उदाहरण और क्लियर करते हैं। ठीक है, जैसे क्या तुम क्या तुम एक डॉक्टर हो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण हमारा क्या है? क्या तुम एक डॉक्टर हो। तो सबसे पहले इसमें पहचानेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो उम्मीद करते हैं सब्जेक्ट यही है, तुम। अब जब सब्जेक्ट पहचान लिए हो तो अब सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन रहेगा तो आर से स्टार्ट करेंगे, जो आर ये हेल्पिंग वर्ब है इससे स्टार्ट करेंगे, या तुम हो या वी हो या दे हो, कुछ भी हो, या समूह हो, तो वहाँ पे आर का प्रयोग लगाते हैं। सबसे पहले आर से, तो आर। अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है? तुम, आर यू। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, एक डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है कि नहीं, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो, हाँ या ना। ठीक है, तो ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है और इस प्रश्नवाचक वाक्य को बनाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने क्लियर किया है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उम्मीद करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बहुत ही अच्छी तरह से आ गया है। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इस फॉर्मेट को देखना है और इसी के हिसाब से आपको चलना है। अगर